ठीक है, चाय कॉफी पीजिए, बीच में लाइट कट सकता है तो पेशेंस रखिए, ठीक है, मेरे को कॉल मत किया कीजिए, ठीक। चलिए अब मैं एक लाइन से सब क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, पूरा एकदम आंसर नहीं निकाल के बताऊंगा मैं, याद रखिएगा, पूरा आंसर निकाल के नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है, पूरा आंसर निकालने लगा तब तो एक दिन पूरा मेरा लग जाएगा, ठीक है, कैसे बनता है वो बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिए। चलिए सिंस पूरा ही डाउट है एक एक करके तो एक लाइन से ही सब बता देता हूं मैं, सुनते रहिए, ठीक है। ये कूलम फोर्स का पहला, ठीक है, कोई भी एक बताओ, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। यस ठीक, सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चार्ज बोला है कि ABCD है, ये चार्ज है, 3 फेस पे है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, तो बोलेगा कि D पे कितना चार्ज रखें, D पे कितना चार्ज रखें सो दैट कि इन तीनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम में हो, D पे कितना चार्ज रखें सो दैट इन तीनों में से कोई एक इक्विलिब्रियम पे हो। तो इसको इक्विलिब्रियम पे होने के लिए अपोजिट वाला ही चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये वाला A वाला चार्ज, तो A पे B वाला फोर्स किधर लगा रहा है, अवे, ठीक है, C वाला फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर, E, तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट क्या आता है, √2E, तो इसको कैंसिल करने के लिए नीचे फोर्स लगना चाहिए, तो नीचे फोर्स कौन लगाएगा, D, तो D का चार्ज का नेचर क्या होगा, माइनस, तो माइनस क्यू डैश, तो √2E, तो √2 और E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ²/A², और इसका चार्ज निगेटिव मान लीजिए तो वो क्या होगा, KQQ/, ये डिस्टेंस होता है √2A, उसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, ठीक है, तो उससे Q का वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है, ये हुआ। अब फिर बोला है फॉर द एबव चार्ज एट D फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अदर 2 चार्ज, तो A वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, A वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में, यानी इस पे फोर्स 0 होगा, तो B या C में किसी पे भी फोर्स निकाल दीजिए, B या C में से किसी पे भी फोर्स निकाल दीजिए, ठीक है, B या C में से किसी पे भी फोर्स निकाल दीजिए तो आएगा, ठीक है, तो मान लो C पे निकालते हैं, ठीक है, तो A वाला C पे किधर लगाएगा, नीचे लगाएगा, कितना, E, A वाला C पे किधर लगाएगा, नीचे, ठीक है, E लगाएगा, तो और ये B वाला किधर लगाएगा, तो B वाला अवे लगाएगा, और D वाला किधर लगाएगा, इधर, ठीक है, और B वाला कितना लगाएगा, तो √2A डिस्टेंस होता है तो वो E/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल और ये चार्ज का वैल्यू पता है, उससे वैल्यू आ जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा cos 45, तो यानी E/2 cos 45, और नीचे आएगा E/2 sin 45, E/2 sin 45, ठीक है, एक E ऑलरेडी है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में ये -Q वाला भी फोर्स लगा रहा है तो उसका भी काउंट कर लेंगे, वो इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स जो होगा नीचे में, तो -J कैप में क्या होगा, E + E/2 sin 45, ठीक है, और I कैप में कितना होगा, तो I कैप में ये Q वाला जो जितना लगाएगा, तो Q वाले के कारण KQQ/A² -E/2 cos 45, E का वैल्यू क्या होता है, KQ²/A², उससे सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है, चलिए ये वाला सॉल्व कीजिएगा, और हाँ, और बोला है D को इक्विलिब्रियम में करना है, तो D को इक्विलिब्रियम में करना है, तो D को इक्विलिब्रियम में हम लोग कैसे करेंगे, तो B वाला D पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर, C वाला D पे किधर लगाएगा, इधर, और Q वाला किधर लगाएगा, इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2E आएगा, और ये भी √2E है, तो यानी 2√2E हो गया, तो इसको कैंसिल करने के लिए बाहर में एक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, तो एक स्मॉल q को बाहर रखेंगे तभी वो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो कितना होगा, तो KQ वो डिस्टेंस r का स्क्वायर, ठीक है, तो और E का वैल्यू KQ²/A² है, सॉल्व करेंगे उससे आ जाएगा, ठीक है, ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप का किए हैं, ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, किसी को भी कोई अलग से डाउट होगा, एक ही लोग कोई पूछा है मेरे से ये डाउट, जिसको भी अगर नहीं समझ में आएगा वो मेरे से अलग से पूछ लेगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मास ऑफ चार्ज सेंटर ऑफ स्क्वायर हैविंग सो दैट इट्स रिमेन, हाँ, तो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका चार्ज सब पे Q है,
ठीक है, और एक यहाँ पे इसके सेंटर पे चार्ज रख दिए, ठीक है, तो इसके सेंटर पे चार्ज रख दिए, तो ये नीचे वाला जो चार्ज है, नीचे वाला चार्ज है पॉजिटिव है, ऊपर में भी पॉजिटिव है, तो ये नीचे वाला चार्ज ऊपर वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और सिंस ये सिमेट्रिकल है तो इसका जो कोई एक चार्ज का फोर्स निकाल लेते हैं, इंटू 4 कर देंगे तो बाकी चार्ज का फोर्स आ जाएगा। कोई भी एक चार्ज का फोर्स निकाल के बाकी इंटू 4 कर देंगे। तो मान लो कि नीचे वाला क्यू, ये वाला क्यू का हम लोग देखेंगे तो इस पे फोर्स सीधा लग रहा है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस h है और ये कितना होता है a/√2, तो पाइथागोरस से, तो ये मान लो थीटा है, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे kq बाई h² प्लस a²/2। ये नीचे डायगोनल का हाफ होता है a/√2 और परपेंडिकुलर हाइट h है, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। लेकिन अपने को पता है ये चारों के कारण ऊपर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकल अप लगेगा, तो कौन सा कंपोनेंट लेना है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो पावर हाफ, ये एक के कारण फोर्स आया, तो वैसा वैसा कितना चार्ज है 4, तो इंटू 4 कर देंगे। अब और नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब वो फोर्स किसको बैलेंस करेगा, किसको, नीचे mg को, ठीक है, तो ये mg लिख देंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चारों फोर्स, सिंस नीचे का चारों चार्ज सिमेट्रिकल है ऊपर वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो जो एक फोर्स लगाएगा उतना ही चारों फोर्स लगाएगा, तो और सिंस वर्टिकल सब सिमेट्रिकल है तो ये चारों मिलके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, वर्टिकली अप, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स, तो आप हमने कंपोनेंट ले लिया, इंटू 4 कर दिया, तो ऊपर वाला फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है, तो उससे ये आंसर आ गया। चलिए ये थर्ड नंबर ने बोला है इक्वल चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, थर्ड नंबर, तो इक्वल चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो Q Q Q Q, ठीक है, तो सेंटर पे कौन सा चार्ज रखेंगे सो दैट सिस्टम में इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में यानी आपको चार्ज कहाँ रखना होगा, सेंटर पे। तो कोई एक चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो सिंस बाकी सिमेट्रिकल है तो सारा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, तो कोई भी एक चार्ज पे हम लोग देख लेते हैं कितना फोर्स लगेगा, तो ये वाला Q इधर फोर्स लगाएगा कितना E, ये वाला फोर्स कितना लगाएगा E लगाएगा, ये कोंटू वाला जो है चार्ज वो कितना लगाएगा, वो E/2 लगाएगा, ठीक है। क्यों E/2 लगा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस a है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायगोनली अपोजिट में डिस्टेंस क्या होता है, √2a, तो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो √2a का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए E/2 होता है, ठीक है। तो अब E और E जब भी वेक्टर इक्वल रहता है तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करता है, एंगल बाइसेक्टर पे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर लाई करेगा, वो कितना होगा, √2e, ठीक है, यानी E कॉमन ले लो तो √2 प्लस हाफ, और E क्या होता है, kq²/a², और वही उसको कौन बैलेंस करेगा, ये मिडिल वाला Q, तो मिडिल वाला Q को क्या नेचर क्या होना चाहिए, सो दैट की फोर्स इधर लगे, तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, तो kq, और ये डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से वर्टाइसेस का a/√2, तो a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/2 आएगा, तो इससे कैपिटल Q का वैल्यू आ जाएगा, यही निकालना था अपने, ठीक है, वेयर सेंटर पे कैसा नेचर का चार्ज, नेगेटिव, और वो वैल्यू यहां से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे लोग का डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये 11 से रिलेटेड है, ठीक है, ये एक बार देख लूंगा, पॉइंट चार्ज कॉर्ड स्क्वायर कॉर्नर पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यहाँ पे चार्ज Q है, सब वर्टाइसेस पे चार्ज Q है, ठीक है। अब ये चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये रिपल्शन की वजह से ये साइड का जो नेचर होगा वो किधर जाने का होगा, ये चारों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यानी ये चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है और सिमेट्रिकल है, तो यानी इसकी वजह से सेटअप ऐसा, ये आपका सिस्टम क्या होगा, ये लेंथ बढ़ना चाहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये लेंथ बढ़ना चाहेगा, तो और आप लोगों को सरफेस टेंशन के बारे में पता है, सरफेस टेंशन का नेचर क्या होता है, वो सरफेस को कम करना चाहता है, ठीक है, और सरफेस टेंशन की वजह फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन,
तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फिल्म, सोप फिल्म, ठीक है। याद रखिएगा सोप फिल्म रहता है, जब भी फिल्म की बात आती है तो कितना सरफेस लेते हैं, दो। तो जब भी याद रखिएगा सोप फिल्म है तो 2 सरफेस लेना है, 2 सरफेस मतलब इंटू 2 कर देना है, ठीक है। और ये लेंथ इस कोई भी एक साइड पे बैलेंस करेंगे तो सारे साइड का बैलेंस हो जाएगा। तो ये साइड का लेंथ कितना होगा, तो मान लो L है, ये साइड का लेंथ L है, तो यानी इस पे सरफेस टेंशन जो फोर्स लगाएगा इन में लगाएगा, वो किधर लगाएगा, हमेशा याद रखना सरफेस टेंशन हमेशा एरिया को कम करना चाहता है, इस पे इधर, इस पे नीचे, इस पे इधर, इस पे इधर। तो कोई भी एक साइड पे बैलेंस कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन जो फोर्स लगा रहा है 2TL। अब बाहर में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देखो ये चार्ज का देखें तो ये चार्ज पे इसके बगल वाला चार्ज कितना लगा रहा है, KQ/A², ठीक है। नीचे वाला चार्ज कितना लगा रहा है, KQ/A², ठीक है। सेम लॉजिक से नीचे वाले चार्ज पे KQ/A² और इधर KQ/A², ठीक है। अब डायगोनली अपोजिट वाला ये कितना ये कितना फोर्स लगाएगा, तो डायगोनली अपोजिट वाला E/2 लगाता है, यानी KQ²/2A², ठीक है। तो इसका 2 कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर आएगा cos 45 यानी KQ²/2√2A², ठीक है। एक मिनट तुम लोग शांत रहना। तो रोहन 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 हाँ सर। ये धर्मशाला है रे, हाँ जब मन किया आया, हाँ वो सर वो सब नहीं जानता हूं मैं। कितना बजे बोला था मैं, सर 12। 12, तो अभी कितना बज रहा है, सॉरी भाई नहीं हो पाएगा, कट लो। सर सॉरी सर। अगले बार से ये सब नहीं होना चाहिए, डाउट क्लास में आना है तो आओ, नहीं तो घर जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे तो भगाने का ऑप्शन है मेरे पास, सिनिगामी बन के आ जाना, नहीं तो फिर ये सब बिहेवियर एकदम पसंद नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका जो फोर्स था उसका ऊपर कंपोनेंट इधर था और इधर हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट sin 45 या cos 45 होगा, दोनों सेम ही होता है, तो वो ये होगा। सेम लॉजिक से ये नीचे वाला जो चार्ज है उसको भी वर्टिकली अपोजिट फोर्स लगेगा, वो भी सेम होगा KQ²/2A², जिसका कंपोनेंट आएगा KQ²/2√2A², और इधर कंपोनेंट आएगा KQ²/2√2A², ठीक है। अब देखो सिर्फ ये साइड पे देखेंगे, ये साइड पे, ठीक है। ऊपर वाले चार्ज पे KQ²/A² और KQ²/2√2A², और नीचे वाले चार्ज पे सेम फोर्स लग रहा है लेकिन नीचे लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल पे दोनों में सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो नेट हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है, ठीक है, तो नेट हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो KQ²/A² यानी 2KQ²/A², और क्या लग रहा है 2√2 उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो KQ²/√2A²। ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में, और उसको कौन बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन, तो 2TL, ठीक है। और सॉरी A² की जगह L² करना, ठीक है ना, वो सब आप समझ लेना, L²। और K का वैल्यू क्या होता है 1/4 π/0, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे बनेगा, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन बोला है, 2 चार्ज है, दोनों का वेलोसिटी कुछ किसी तो डायरेक्शन में है, पहले का वेलोसिटी 60 डिग्री चेंज होता है और मैग्नीट्यूड हाफ हो जाता है, while for second charge direction velocity changes by 90 डिग्री। कुछ तो ये बता रहा है, देखते हैं। देखो सेकेंड में बोला है कि दो पार्टिकल है 1 और 2, दोनों का वेलोसिटी इनिशियली सेम डायरेक्शन में था, ठीक है, दोनों मास वाइज सेम है कि चार्ज वाइज सेम है, एक मिनट रुक जाओ, दोनों का चार्ज अलग है, ठीक है।
टू चार्ज Q1 सेम मैग्नीट्यूड हैविंग वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड का, अरे यार two electric charge Q1 Q2 have same velocity of same magnitude and direction due to electric field change by other changes by इतना। हाँ तो देखो ये चार्ज है, तो मान लो एक का वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी कम हो रहा है यानी रिटार्डेशन लग रहा होगा, और तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर इधर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा, एक एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका ऐसा दिया हुआ है कि ये वेलोसिटी था और इलेक्ट्रिक इसका स्पीड कम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रैंडम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो कोई रैंडम डायरेक्शन में ले लिए जिसका दो कंपोनेंट है, एक एक्स में एक वाई में। अब तो इसका जो वेलोसिटी था एक्स डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं था, ठीक है। तो टी टाइम के बाद हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन होता है तो उसको क्या लिखेंगे, Q1 बाई ई एम इंटू टी, ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा, और एक मिनट, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो वेलोसिटी है ना, आगे आपका जो वेलोसिटी है कितना डायरेक्शन चेंज हो रहा है 60 डिग्री से, और बाद में जो वेलोसिटी हो रहा है वो पहले का हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लो तो पहले का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में था, अभी कम हो गया, तो अब वेलोसिटी इधर हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी अब इधर हो गया, 60 डिग्री से कम हो गया, पहले वेलोसिटी इधर था, अब 60 डिग्री घूम गया और v/2 हो गया। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, इधर कंपोनेंट cos थीटा आएगा तो v/2 cos थीटा यानी v/4, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा sin थीटा, तो v√3/4 आएगा, इस टाइप का आएगा। यानी पहले हॉरिजॉन्टल में v था, कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से v/4 हो गया, और वर्टिकल में पहले कुछ नहीं था, लेकिन वर्टिकल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आया है। तो एक्स डायरेक्शन का फील्ड ये, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगा, और वाई डायरेक्शन का लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वाई डायरेक्शन का, तो वाई डायरेक्शन पहले कुछ नहीं था, तो Q1 EY/m इंटू टी ऐसा है, ठीक है। अब v फाइनल में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v/4, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v/4 इक्वल टू v माइनस Q1 EX/m t, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा Q1 EX/m इंटू टी इक्वल टू 3v/4, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो Q1 EY/m इंटू टी इक्वल टू vy कितना था √3v/4, ये ऐसा था, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो Q1 कैंसल, m कैंसल, t कैंसल, तो उससे क्या आया EX/EY इक्वल टू LHS में भी डिवाइड करोगे तो v/4 कैंसल, तो 3/√3 यानी ये √3 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग EX और EY का, ये फर्स्ट डायरेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में बोला था वेलोसिटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, और वेलोसिटी का डायरेक्शन 60 डिग्री से चेंज हो रहा है। सिंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कोई रैंडम डायरेक्शन फील्ड रहा होगा, तो फील्ड का दो कंपोनेंट ले लिया EX और EY, ठीक है। EX की वजह से वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया। EY में पहले कोई वेलोसिटी नहीं था तो v इक्वल टू यू प्लस एटी कर दिया। अब बाद में जो वेलोसिटी हुआ इनिशियल का 60 डिग्री से टर्न हुआ है, तो बाद में वेलोसिटी v/2 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये वैल्यू पुट किया, EX और EY में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब सेम उसके लिए करेंगे सेकेंड पार्टिकल के लिए, सेम सेकेंड पार्टिकल के लिए करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल 2 के लिए, तो पार्टिकल 2 के लिए मान लो पार्टिकल 2 में भी वेलोसिटी सेम था, और ये EY और EX होगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइनली इसका जो वेलोसिटी हो गया ना 90 डिग्री से टर्न हो रहा है, 90 डिग्री से, तो पहले v इधर था तो बाद में इधर हो गया, ठीक है, ये vy हो गया, यानी vx इसका 0 हो गया, vx क्या हो गया 0, क्योंकि फाइनली x डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो x डायरेक्शन में 0 है, पहले x डायरेक्शन में था कितना, तो और चार्ज Q2 EX/m इंटू टी, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आया Q2 EX m अपॉन टी।
अब y डायरेक्शन में पहले कुछ नहीं था, तो वी वाई इक्वल टू क्या आएगा, ई वाई Q2 बाई एम इंटू टी। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वी वाई बाई वी इक्वल टू देखिएगा ई एक्स बाई ई वाई ही आ रहा है, ठीक है, ई एक्स बाई सॉरी ई वाई बाई एक्स, ठीक है, वी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वाई है, ठीक है, ये ऐसा है। तो वी वाई निकालेंगे, तो वी वाई इक्वल टू क्या आया, वी इंटू ई वाई बाई ई एक्स, ठीक है। तो ई वाई बाई ई एक्स था, ई एक्स बाई ई वाई 1/√3 था, सॉरी ई एक्स बाई ई वाई √3 था, तो ई वाई बाई ई एक्स क्या होगा 1/√3, इसलिए ये आपका v/√3 आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग सिंपल काइनेमेटिक्स यूज किए हैं, ठीक है, और कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, तो आप लोग देखिए समझिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें बोला है 2 पार्टिकल है, इक्वल चार्ज का है, ठीक है, ये Q है, Q है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिड वे में रख दिए हैं, ठीक है। तो अगर इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं, इस चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो उस पे ये डिस्टेंस कम हो गया तो F1 बढ़ जाएगा और F2 कम हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले Q के लिए डिस्टेंस कम हो गया तो लेफ्ट वाले Q के कारण जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, तो F1 ज्यादा होगा, यानी F1 बढ़ गया F2 से। तो डिस्प्लेस लेफ्ट में कर रहे हैं लेकिन फोर्स राइट वाला बढ़ रहा है, यानी SHM होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को बीच में रखते हैं और हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो SHM होता है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कैसे होगा, इसके लिए डिस्टेंस मान लो a माइनस एक्स है, तो दूसरे चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या होगा a प्लस एक्स। हम लोग डिस्प्लेस कितना किए हैं x, ठीक है, पहले एकदम बीच में था तो डिस्टेंस क्या था a, दोनों के लिए a था, अब x डिस्टेंस डिस्प्लेस किए हैं तो इस चार्ज के लिए क्या होगा a माइनस एक्स, दूसरे के लिए क्या होगा a प्लस एक्स। तो नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स तो क्या होगा, तो k q a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस k q बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, सॉल्व किए हैं सिंपल, और नीचे में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2, सॉरी, तो आप देखिएगा ऊपर का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 4kq इंटू a इंटू एक्स बाई, नीचे में क्या आएगा, ये x मान लो बहुत छोटा है तो a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a पे पावर 4, तो इससे क्या आ रहा है 4kq, ऊपर का a नीचे के a से कैंसिल होगा और x बचेगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्स आ गया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 4kq बाई m, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ma³ इंटू एक्स, और a इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस साइन मैं नहीं लगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि फोर्स लेफ्ट में डिस्प्लेस किए तो फोर्स राइट में लग रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा 4kq बाई ma³, ये ऐसा आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हुआ पहले पार्ट का कि अगर पॉजिटिव चार्ज को बीच में रखते हैं और किधर मूव कराते हैं उसी लाइन में, तभी SHM होगा, और वो SHM का हम लोग सिंपल फोर्स से निकाल लेते हैं। अगर वहीं पे नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये Q है ये Q है, और नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इसको ऊपर मूव कराएंगे x डिस्टेंस मान लो, ठीक है, x डिस्टेंस ऊपर मूव कराएंगे, ठीक है। तो ये माइनस Q है, तो ये माइनस Q पे एक फोर्स इधर लगेगा F, और ये भी फोर्स F लगेगा इधर, ठीक है। तो और ये मान लो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ही सरवाइव करेगा, कितना होगा 2f cos थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हैं लेकिन जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो SHM करेगा, तो नेट फोर्स जो लग रहा है 2f cos थीटा, और f का वैल्यू किसी एक चार्ज के कारण है, तो ये डिस्टेंस है ये x है, तो kq बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। तो आप देखिएगा तो 2kq x और नीचे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है,
और x बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नीचे में क्या आ रहा है 2k³ बाई a³ इंटू x आ रहा है, ठीक है। ये नेट फोर्स आया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स अपॉन मास, तो 2k³ बाई ma³ x, ठीक है। तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 2k³ बाई ma³, ये ओमेगा का वैल्यू आया। आप देखिएगा जब पॉजिटिव चार्ज को अलोंग मूव कराते थे तो ओमेगा का वैल्यू 4 अंदर में था, और इसमें क्या होता है 2 होता है, ठीक है। उसमें 4 था, इसमें 2 है, ठीक है। इसमें ओमेगा का वैल्यू ज्यादा है, ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ज्यादा। या टाइम पीरियड अगर बात करें तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो जिसका ओमेगा ज्यादा होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है कम, यानी पहले केस में टाइम पीरियड क्या होगा कम, तो t1 लेस देन t2 या f1 ग्रेटर देन f2, और f1 बाई f2 का बोलेगा तो रेशियो लेंगे तो 4/2 आएगा, यानी √2 आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल फोर्स लिख दिए हैं और उसको फिर अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैं, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन। तो 7th में पूरा कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा मैं, ये आपका ऐसा है, 2 स्ट्रिंग है और एक मिनट, 2 आइडेंटिकल बॉल नॉन कंडक्टिंग रब अगेंस्ट ईच अदर, तो दो बॉडी को रब करते हैं, तो एक पे प्लस चार्ज आता है तो दूसरे पे क्या आता है माइनस चार्ज, फिर दोनों को हैंग कर देंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों ऐसा बैलेंस होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था दे आर सस्पेंडेड थ्रू 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, द सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट, ये लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा 5 है, तो ये वाला 1 सेंटीमीटर और ये वाला 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 है ये 20 है, ठीक है। तो उससे थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे t cos थीटा इक्वल टू mg, फिर उससे बैलेंस कीजिएगा आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है fe बाई mg होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, तो ये मान लो ये थीटा है, तो t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा fe वाले को, तो tan थीटा आ गया। तो यहाँ पे tan थीटा जो लिखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है, या पहले sin थीटा लिखो, रुको sin थीटा, तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूस 20 है, तो 1/20 है। तो sin थीटा बहुत छोटा है, तो sin जब एंगल बहुत छोटा होता है तो sin थीटा और tan थीटा रफली क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह 1/20 लिख देना, और fe k(q1 q2 बाई r स्क्वायर), और r में कितना लेना है, तो दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू आ गया, तो k दोनों में चार्ज सेम होगा अपॉन r स्क्वायर, और r आपको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये सब वैल्यू आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा इनटू mg, तो वहां से आप देखिएगा क्या निकालना है मास, तो मास आ जाएगा, चार्ज वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। एक बार मास आ गया तो टेंशन कैसे आएगा, तो t cos थीटा इक्वल टू mg, उससे टेंशन आ जाएगा, कीजिएगा बस कैलकुलेशन, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। ये शीट थोड़ा जटिल शीट था, सुनाई दे रहा है ना आप लोग को, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। चलो ये ऐसा है ये ऐसा है, दोनों में चार्ज q है, ठीक है। ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस दिया हुआ ना ऐसे, द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये x दिया हुआ और क्या दिया हुआ स्ट्रिंग का लेंथ l दिया हुआ, ठीक है, ये l दिया हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू fe बाई mg, fe बाई mg, ठीक है। fe होता है k(q स्क्वायर) और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है mg। अब tan थीटा लिखना है,
tan थीटा, ठीक है। तो अब और आपको बोला है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है L से, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है L से, तो उस केस में फिर से वही स्मॉल एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो sin थीटा रफली इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा की जगह sin थीटा लिखेंगे, तो sin थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर x/2 है और हाइपोटेनस L है, तो यहाँ से क्या आया x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर आया, बाकी सब कांस्टेंट है, ये x स्क्वायर उधर चला जाएगा, x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल टू k, मान लो कोई कांस्टेंट मान लो अल्फा टाइम्स क्यू स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब वो सब कांस्टेंट है, वही अल्फा है। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों को, इसमें निकालना क्या है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, तो चार्ज का रेट क्या होता है dq/dt, तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे q इक्वल, सॉरी रुक जा, तो x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर था, तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो q इक्वल टू क्या आ गया, कोई लैम्डा टाइम्स मान लो, कोई भी लैम्डा टाइम्स x3/2, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो dq/dt, तो इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x3/2 dt। अब dt ऊपर x है नीचे dt है, तो चेन रूल लगाएंगे, नीचे भी x ऊपर भी x, ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब dq/dt कांस्टेंट था, dq/dt क्या था, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये लैम्डा है, अब x पे पावर 3/2 है, पावर कोएफिशिएंट बन जाता है, पावर में से एक कम हो जाता है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो आप देखिएगा कि वेलोसिटी इनटू x पे पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पे पावर हाफ, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे पावर माइनस हाफ, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इरोडोम में है और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा एकदम नीट में भी हलवा क्वेश्चन नहीं देता है, इरोडोम में भी है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए हो गया। अब 9 नंबर तो थोड़ा सा 9 नंबर में है कुछ लोगों का डाउट, तो 9 नंबर जिसको देखना है देख लीजिए, गर्मी बहुत है बॉस। तो ये माइनस चार्ज है और ये आपका एक रॉड है और इस पे प्लस चार्ज है और ये लेंथ L है, ऊपर का भी लेंथ L है, ठीक है। ये भी SHM करेगा, तो मान लेते हैं रॉड को यहाँ ले गया मैं, रॉड को यहाँ ले गया और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये चार्ज और ये दोनों चार्ज को मिला लीजिए, ठीक है। तो जब भी दो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अब एंगल निकालेंगे, तो मुझे बताओ, ये जो बताओ मत, सुन लो खाली, ABC ट्रायंगल बनाया मैं, तो ABC ट्रायंगल में आप देखिएगा ना, AB का लेंथ और BC का लेंथ सेम है, ये भी L है और ये भी L है, ठीक है। तो जब भी दो लेंथ सेम होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होता है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। अब थीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा, सब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, तो अल्फा क्या आ गया, θ/2, ठीक है। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया θ/2 और ये भी θ/2, ठीक है। तो इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे along the स्ट्रिंग धागा, तो इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे along the स्ट्रिंग, तो वो क्या आएगा, cos अल्फा, ठीक है। तो और एक परपेंडिकुलर आएगा sin अल्फा, तो f sin अल्फा और अल्फा θ/2 था, ऐसा था। और इस नीचे वाले चार्ज पे और क्या लग रहा है, mg, ठीक है। mg के कारण ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा cos थीटा, इधर वाला आएगा sin थीटा, ठीक है। अब देखो, हमेशा along the स्ट्रिंग अगर फोर्स रहता है, along the स्ट्रिंग फोर्स रहता है, तो उसके कारण टॉर्क 0 होता है, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे निकालेंगे, ये घूम रहा है तो टॉर्क यहाँ पे लगेगा, तो f cos अल्फा इसी स्ट्रिंग के along है, वो वाला नहीं लेंगे, mg cos थीटा इसी स्ट्रिंग के along है, नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे, sin थीटा, और सॉरी f नहीं, mg आएगा वहां पे नीचे वाले में, mg, ठीक है, ये mg है,
तो mg sin थीटा और f sin थीटा बाई 2 यही दोनों फोर्स लेना है। अब f कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, और ये mg है, ठीक है। अब देखिए ये f का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 9 नंबर। ठीक है। अब f तो mg sin थीटा, तो mg sin थीटा का b पॉइंट से लेंथ कितना है, mg sin थीटा का b पॉइंट से दूरी कितना है, l है, ठीक है। टॉर्क लिखना है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg sin थीटा का b पॉइंट से डिस्टेंस है l है, वो लिख दिया। अब f sin थीटा बाई 2, f sin थीटा बाई 2 उसका डिस्टेंस b पॉइंट से क्या है, वो भी l है, ठीक है। नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, r यहाँ पे l स्क्वायर है इनटू अल्फा, ठीक है। तो mg sin थीटा, ठीक है, इनटू l। f जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या होगा, kq स्क्वायर बाई, दोनों चार्ज सेम थे। अब ये डिस्टेंस लिखना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये l है, ये वाला AB लेंथ l है, तो उसके लिए बेस वाला लेंथ कितना होगा, तो और ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये बेस लेंथ होगा l cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l cos थीटा बाई 2 है, सेम लॉजिक से नीचे वाला भी l cos थीटा बाई 2, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2l cos थीटा बाई 2। 2l cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, इनटू sin थीटा बाई 2 इनटू l, ठीक है। अब आपको थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा रफली थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। थीटा अगर 0 के लगभग है, साइन थीटा इक्वल होगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो जहां पे भी कॉस वाला टर्म है वो 1 हो जाएगा, और जहां पे साइन वाला टर्म है साइन गायब हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ml स्क्वायर अल्फा इक्वल टू mg, थीटा गायब हो गया l, और kq स्क्वायर का कुछ वैल्यू दिया हुआ था, kq स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था 2mg l स्क्वायर, kq स्क्वायर का वैल्यू दिया होता है 2mg l स्क्वायर, तो 2mg l स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए वो 1 हो जाता है, और ऊपर में क्या आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिखेंगे, इनटू एक l आएगा, ये l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, और थीटा बाई 2 सॉरी, तो थीटा बाई 2 आया, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो LHS में जो बच रहा है mg l थीटा, सॉरी RHS में mg l थीटा माइनस mg l थीटा बाई 4, तो दोनों को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, 3mg l थीटा, और इधर क्या आ रहा है, ml स्क्वायर अल्फा, m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देखिएगा ना तो l3 दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है, 3, तो ये 3 और ये l कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या बच रहा है, g, और g क्या होता है, पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू थीटा, ये आ रहा है आप लोग का, ठीक है। और आपको पता है SHM में अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 2, यानी ओमेगा क्या आएगा, पाई बाई 2। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। जो मेडिकल वाले हैं उनको ये सब करना नहीं है, जो आपको जो जेई वाले हैं वो देख लीजिएगा, SHM का कॉन्सेप्ट लगा है, डॉट लगा है, इक्वेशन लिखा हूं, चलिए। हाँ भाग रहा है, कुछ लोग 10 नंबर क्वेश्चन पूछे हैं, 10 नंबर में डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, ये सब इंटीग्रेशन से आता है, ये सब मैं बता के रखा हूं एक बार, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा 10 नंबर क्या है। 10 नंबर में बोला है कि ये रॉड है और उसके मिड पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर पे चार्ज है, तो इसमें फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एक बार डिस्टेंस यहां से लेते हैं सेंटर से, और एक बार कॉर्नर से लेते हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस r दिया हुआ है और कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होगा, तो ये टोटल l है, तो ये l होगा और ये r दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस होगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। चलिए इस सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब इंटीग्रेशन, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे ये वाला वैल्यू होता है ना, यहाँ पे एक चार्ज है, ये डिस्टेंस d है और ये l है, इसमें और ये q है, तो क्या होता है k q l सॉरी d इंटू डी प्लस l, उसी तरह ये डेरिवेशन होता है, छोटा सा कंपोनेंट मानिएगा, उससे इंटीग्रेट कीजिएगा, आ जाएगा। अब 11 नंबर में आप लोग, पता नहीं क्यों 11 नंबर पूछता है,
11 नंबर में Q Q Q और P को भी मान लो Q। और पहला वाला जो चार्ज है 1 2 3, तो पहला वाला तीनों चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा F, और डिस्टेंस सबका सेम होता है, तो दूसरे चार्ज के लिए डिस्टेंस डबल है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा F/4 होगा। तीसरे वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस 1/3 है, तो थर्ड है मतलब, तो फोर्स 1/9 होगा। तीनों सेम डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स क्या होगा F/4, F और F/9। ये फर्स्ट केस का है, ठीक है। सेकेंड केस में देखेंगे, ठीक है। सेकेंड केस में P पॉइंट पे मान लो Q ही चार्ज है, तो एक अट्रैक्ट करेगा, F से अट्रैक्ट करेगा, बाकी दोनों रिपेल करेगा, कितना F/4 और F/9 से। तो सेकेंड में जो फोर्स लेगा, ये फर्स्ट का है, सेकेंड में F माइनस F/4 माइनस F/9 आएगा, ठीक है। थर्ड केस में देखेंगे तो चार्ज बीच में है, चार्ज कहाँ है बीच में, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F से, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस R है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा लेकिन डिस्टेंस R है, तो वो भी F ही होगा। और एकदम लेफ्ट वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी रिपेल करेगा, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस क्या है 2R है, तो उसके लिए डिस्टेंस जो होगा F/4 हो जाएगा। तो थर्ड में जो फोर्स आ रहा है तो F प्लस F/4, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। सेम फोर्थ में निकालेंगे, तो फोर्थ में एक प्लस में है, प्लस वाला पास है, रिपेल करेगा F से, नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा तो F/4 से, फिर पॉजिटिव वाला F/9 से। तो फोर्स का क्या आ रहा है F प्लस F/9 माइनस F/4। अब इसका वैल्यू देखिए, सबसे ज्यादा वैल्यू थर्ड वाले का आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट वाले का आ रहा है, उसके बाद आपका फोर्थ वाले का आ रहा है, उसके बाद सेकंड वाले, देखिए उससे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 12th नंबर होगा, सॉरी 11th, ठीक है। अब 12th नंबर 2 3 चार्ज पार्टिकल 1 ग्राम है, चार्ज Q है, सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट, 100 मीटर स्ट्रिंग है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलेटरल साइड ट्रायंगल ये बना रहा है, तो चार्ज का वैल्यू निकालना है। ये ऐसा है, 3 बॉल को हवा में लटका दिए और तीनों रिपल्शन की वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये चार्ज Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ठीक है। ये साइड A दिया हुआ है, तो जब भी Q रहता है तो किसी एक पे फोर्स कितना होता है √3F हो जाता है, तो √3KQ²/A², ऐसा आएगा, ठीक है। ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये एंगल 60 होता है, उससे रिजल्टेंट ये आता है, ठीक है। ये आपका होगा। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एंगल इसको बेस से ज्वाइन कर दो, इसको बेस से ज्वाइन कर दो, तो ये डिस्टेंस होता है कितना A/√3, ये सब बता चुका हूं मैं, ये डिस्टेंस A/√3 है, और ये तुमको पता है, उससे एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, मान लो ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो T cos थीटा, ऊपर वाला जो है T cos थीटा, वो किसको बैलेंस करेगा mg को, और T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, वही √3KQ²/A²। थीटा यहाँ पे tan थीटा क्या लिखोगे या sin थीटा क्या लिखोगे, ठीक है, तो उससे बैलेंस करोगे आ जाएगा। तो sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस क्या है L है, तो उससे सॉल्व करोगे आ जाएगा। ये सब टाइम पास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या बोला है, 3 चार्ज है Q और सेंटर पे चार्ज -2Q है, तो कितना स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। 3 चार्ज Q है, ठीक है, ऐसा है, वर्टाइसे पे चार्ज सेम है Q Q Q, और यहाँ पे सेंटर पे -2Q है, ठीक है। तो बाकी दोनों वर्टाइसे से जो फोर्स होता है आपको पता ही है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, कितना आएगा √3KQ²/A², ये मान लो तो A², और क्या लग रहा है, तो ये v स्पीड से घूम रहा है, तो इस पे क्या और फोर्स लगेगा mv²/r,
और अंदर में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो और ये वर्टाइसिस रेजिस्टेंस a/√3 होता है, आपको पता ही है। तो ये अंदर में अट्रैक्शन करेगा, तो अंदर में फोर्स जो लग रहा है नीचे में, तो 2kq²/a²/3 ये ऐसा, वो उसको बैलेंस करेगा mv²/r को प्लस √3 kq²/a² को। और r का वैल्यू यहाँ पे रेडियस क्या है, वही आपका वर्टाइसेज है a/√3। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, एक ही अननोन है v। ठीक है, तो ये हो गया कूलम फोर्स का शीट, ये हुआ कूलम फोर्स का शीट। ठीक है, तो कूलम फोर्स का निपट गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का शीट करते हैं। ठीक है, तो कूलम फोर्स का सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में 4th नंबर भी कोई क्वेश्चन पूछा है यार। 4th नंबर तुम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, ये सब तो एकदम क्लास में कराया हूं। ठीक है, ठीक है, लोग पूछ रहे हैं तो बता देता हूं मैं, तो बोलिएगा सर मेरा डाउट नहीं बताते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है, ऊपर स्विच ऑन कर दिए हैं, इसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं और इसका चार्ज -2 कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, नीचे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, QE/m होता है, तो Q 3 × 2 और मास कितना दिया 1 यानी 6 आ गया। G नीचे लग रहा है ऑलरेडी, तो टोटल एक्सेलरेशन G' होगा 10 + 6 यानी 16। तो मैक्सिमम हाइट h max u²/2g होता है, यानी 40 का स्क्वायर/2g यानी 16। टाइम 2u, टाइम होता है 2u/g, 2u, तो 2u/g यानी 16। और वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद, तो 40 है -gt, तो 16 × 2 यानी 8 मीटर पर सेकंड। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन था, जो भी पूछा था देख लीजिए। ठीक, चलिए अब इसमें स्टार्ट कर दिया है, इसमें भी लगातार ही बताना है 6 नंबर। चलिए ठीक है, बता देता हूँ मैं ना काम किया, ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि मैं नहीं बताया। चलिए 6 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भेज रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर एक्सेलरेशन पीछे होगा यानी रिटार्डेशन होगा। तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना टाइम लगेगा रुकने में, तो रुकने में यानी फाइनल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी था 5 × 10⁶ माइनस QE/m, तो E दिया हुआ है, Q आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ये होता है QE, सॉरी QE/m, और मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 × t। यहाँ से सॉल्व करके वो आ जाएगा। और v² = u² + 2as होता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो s = क्या होगा, u²/2a होगा। ठीक है, तो u दिया हुआ है और एक्सेलरेशन QE/m होता है, उससे सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, तो पता नहीं क्यों तुम लोग पूछता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन, 7th। ठीक है, इसमें बोला है कि इस पे चार्ज है और हॉरिजॉन्टल फील्ड स्टार्ट कर दिए, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड स्टार्ट कर दिए तो इस पे फोर्स QE/m लगेगा और यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, सॉरी फोर्स ये लग रहा है, ये इधर टेंशन होगा, ये थीटा है, ये थीटा है और नीचे mg है। ठीक है, तो इसमें भी बैलेंस करोगे तो tan थीटा = QE/mg ही आएगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे निकालना है, tan थीटा। ठीक है, Q दिया हुआ 39.2 × 10⁻10, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 20 × 10⁻3 और मास 8 × 10⁻6 × g। ठीक है, तो इसको 40 ले लेते हैं, तो ये 5 हो गया और ये 100 हो गया, तो 100 ऊपर 10⁵ आ रहा है, -5 नीचे भी 10⁻5 आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है, तो थीटा 45। ये समय क्या दिक्कत होता है तुम लोग को नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब 2 पार्टिकल है, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों को सेम फील्ड में रखे हैं, चार्ज सेम है और मास का रेशियो दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सेम टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो इनिशियल 0 था, तो वेलोसिटी = QE/m × t। चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, टाइम सेम है। ठीक है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, मास आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv² होता है, ½ mv²। तो v मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, तो mv² में, तो v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो v² किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है, इनवर्सली।
काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या है रिलेशन इनवर्सली, तो 1:2 मास का रेशियो दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2:1 होगा। क्या किए, सेम चार्ज है, सेम फील्ड है, सेम टाइम है, तो V इक्वल टू QE V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो A आपका QE बाई M होता है इंटू T, QE T सब सेम है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, काइनेटिक एनर्जी हाफ M V स्क्वायर होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो V स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M स्क्वायर होगा, तो M M कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आया। चलिए 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर में, तो 9 नंबर में बोला है कि फील्ड 3i कैप और 5j कैप में स्टार्ट की। 3i कैप मतलब इधर x डायरेक्शन का फील्ड और j मतलब y डायरेक्शन का फील्ड, ठीक है। तो इधर t लग रहा है, तो t का ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, t cos थीटा, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है ey और नीचे क्या लग रहा है mg। हॉरिजॉन्टल में क्या कौन सा कंपोनेंट आ रहा है sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है ex, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी ex ey नहीं आएगा fy और fy, फोर्स फील्ड नहीं फोर्स आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो fx डिवाइडेड बाय mg माइनस fy आएगा, ठीक है। tan थीटा दिया हुआ है 37, tan 37 क्या होता है 3/4, तो tan 37 दिया हुआ है 3/4, tan 37 3/4 होता है, और fx f क्या होगा QE, चार्ज कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, e कितना दिया हुआ है x डायरेक्शन का, तो 3 × 10⁵, mg तो मास दिया हुआ 9 × 90, ठीक है, और fy QEy, तो QEy कितना दिया हुआ 5 × 10⁵, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर ना, 9 नंबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, कर ही देता हूं मैं सॉल्व, तो 270 माइनस 15 × 10⁵ Q इक्वल टू 12Q × 10⁵, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, 15Q और 12Q ऐड होके 27Q आ जाएगा इक्वल टू × 10⁵, और ये 270 आएगा, ठीक है। ये कैंसिल होगा, तो Q का वैल्यू क्या आ गया 10⁻⁴, ठीक है। एक बार Q का वैल्यू आ गया 10⁻⁴। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा कर दी है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड x और y में था, अब क्या होगा -x और -y में, तो -x -y में होगा, तो ये बॉल आगे ना जाके क्या होगा पीछे जाएगा, आगे ना जाके किधर जाएगा पीछे, ठीक है? ये बॉल अब इधर आएगा, ये एंगल कुछ फाई मान लो, तो ex में फोर्स लग रहा है इधर, तो वो fx मान लो, अब -ey यानी अब फोर्स नीचे लगेगा fy, और mg भी नीचे लग रहा है, और इधर टेंशन, फिर से बैलेंस करोगे तो t sin phi इक्वल टू, ये phi है ये t है, तो t sin phi इक्वल टू fx और t cos phi इक्वल टू mg प्लस fy, ठीक है। तो tan phi इक्वल टू आ जाएगा fx मतलब qex और mg qey, ठीक है ey, तो q का वैल्यू 10⁻⁴ आया है, और ex कितना था 3 × 10⁵, और मास 9 × 10, ये 5 × 10⁵ × 10⁻⁴, तो देखो ऊपर कितना आएगा, तो 30 आ रहा है ऊपर, और नीचे कितना आएगा 140 आएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, tan थीटा कितना आ रहा है, tan phi कितना आ रहा है 3/40, यही आंसर होगा 5 tan इनवर्स 3/40, ठीक है। ये हो गया सिंपल फोर्स बैलेंस किया हूं मैं। चलिए 10 नंबर, ये रेंज फेंज पूछा है, हॉरिजॉन्टल में फील्ड चालू करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, 2u कितना u 10, 2u sin थीटा 1/√2 अपॉन g, तो टाइम हो गया √2 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये सब आपको बताया मैं, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड u cos थीटा होता है, तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर हाफ, अब इसका फोर्स कितना लगाएगा, तो QE 1 माइक्रोकूलम है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -6 से, तो ये कितना आ जाएगा 20, और मास कितना है 2 kg, तो अपन 2 करेंगे तो एक्सेलरेशन 10 आ रहा है, 10 × √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया,
ठीक है। तो ये 10 √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 + 10 20। ये सब क्लास में कराया हूँ, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास q है, रेस से छोड़े हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी तो बताया था मैं, v = u + at होता है QE/m × t। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो q² E² t²/m²। उससे क्या आ गया, q² E² t²/2m। ये तो अभी तुरंत बताया था ये काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। ये आपका 11 नंबर हो गया, ठीक है। 12 नंबर में बोला एक चार्ज है जो जिसका रेडियस वगैरह दिया हुआ है, तो आपको बताना टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी तभी होता है जब नेट फोर्स 0 होता है। याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी तभी होता है जब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स QE और विस्कोसिटी में फोर्स कितना होता है, तो 11 में पढ़ते हैं 6 πr η v। तो यहाँ से v आ जाएगा, ठीक है, 6c। ये हो गया। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन बताया हूं मैं। टाइम पीरियड होता है 2 π/m/k स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करने से वर्टिकल मोशन चेंज हो रहा है, लेकिन ये वर्टिकल जी पे डिपेंड ही करता है, तो इसलिए टाइम पीरियड इसका भी चेंज नहीं होगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, टाइम पीरियड सेम रहता है। वहीं पे अगर वो सिंपल पेंडुलम होता है तो उस केस में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें L/G होता है। तो जी ये सब क्लास में बताया हूँ यार, ये सब क्या बताऊं मैं अभी, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पार्टिकल है 5√5 से फेंकते हैं, ठीक है। तो पहले कोई चार्ज के बारे में बताया नहीं है कि पहले कोई चार्ज था कि नहीं, तो पहले हम लोग मान लेंगे कि चार्ज नहीं है। तो इतना स्पीड से फेंके तो वो हाइट h हुआ। तो h = क्या होता है, u²/2g होता है। h² = u²/2g, ठीक है। तो u² दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 125/20 ऐसा आ रहा है h का वैल्यू। अब बोला है क्या, उस पार्टिकल को है ना, हम लोग क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अब उसको सेम हाइट पहुंचने में 13 मीटर/सेकंड से लग रहा है। 13 मीटर/सेकंड से यानी ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ रहा है, पहले कम स्पीड 5√5 से फेंकना पड़ रहा था, ठीक है। तो 5√5 से फेंकना पड़ रहा था, तो √5 रफली 2.3 होता है। तो वो तो अभी ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ रहा है। क्यों ज्यादा स्पीड से, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा होगा। तो u स्पीड बढ़ा है, सेम हाइट पहुंचने के लिए u बढ़ा है, यानी g भी बढ़ गया होगा। तो h = अब क्या होगा, 13 का स्क्वायर, तो g के साथ साथ एक और क्या लग रहा होगा, सॉरी, तो g के साथ साथ एक क्या लग रहा होगा, एक कोई इलेक्ट्रिक की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा होगा, वो इतना लग रहा होगा। और पहले कितना था, तो 5√5 यानी 125 से 2g था। फिर बोल रहा है कि कितना स्पीड से फेंकें जब चार्ज उसका निगेटिव कर दे, ठीक है। चार्ज निगेटिव किए तो पॉजिटिव चार्ज में मान लो नीचे फोर्स लग रहा था, तो निगेटिव चार्ज में कितना लगेगा, ऊपर। तो u²/2g - a हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो उससे a आ जाएगा, उसको थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। फिर किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बनाना है। पहले बोला है कि पहले कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज नहीं था तो h का फॉर्मूला होता है u²/2g। तो u आपको पता है, ठीक है। 5√5 उसका स्क्वायर करेंगे 125/2g आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज दिए और स्पीड ज्यादा करना पड़ा क्योंकि ग्रेविटी अब बढ़ गया होगा। तो ग्रेविटी में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सेलरेशन आ गया, तो g + a आ गया। फिर बोल रहा है कि कितना स्पीड से फेंकें सो दैट कि सेम हाइट पहुंचे, लेकिन नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऊपर लगता है, इसलिए g - a होगा। तो पहला इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, पहला ये दोनों को, ठीक है। पहले ये दोनों को सॉल्व कीजिए, a का वैल्यू निकालिए, फिर उसको लास्ट दो को सॉल्व कीजिए, a का वैल्यू पता है, उससे u आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर 9 मीटर/सेकंड था। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। चलिए, ये 14 का हो गया। सिंपल सॉल्व करना है, इक्वेशन लिख के दे दिया हूं, करते रहिएगा, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में क्वेश्चन में बोला है क्या कि इसमें कुछ और भी है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल फ्रॉम फर्स्ट हिट टू विद द ग्राउंड टू द टाइम व्हेन इट, मतलब एक बार हिट कर दिया है तो फिर से हिट, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किधर चालू किए हैं, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी। तो हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा AX, तो वो कितना होगा, तो QE, तो
क्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ई, और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या होता है cos थीटा, तो √3/2, और मास कितना दिया हुआ है 3, ये 2 से ये 2, ये इससे, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 5√3 हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में कितना आएगा ay इक्वल टू, ये ऊपर में हो जाएगा, तो QE और E दिया हुआ है 2, Q sin 30 क्या होता है हाफ अपॉन m दिया हुआ 3, ये से ये कैंसिल, ये 5, तो एक्सेलरेशन ऊपर 5 लग रहा है, ग्रेविटी किधर लगता है नीचे, तो नीचे में 10 लग रहा है, ऊपर में 5 लग रहा है, तो नेट वर्टिकल में क्या हो जाएगा 5, किधर नीचे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो फर्स्ट केस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो 2u sin θ/g होता है, 2u sin θ/g, ठीक है, तो 2, और पहले स्पीड कितना फेंके थे 20, थीटा यहाँ पे sin थीटा हाफ है अपॉन g की जगह ay डालेंगे यानी 5, इससे ये कैंसिल, तो t क्या है 4, तो 4 सेकेंड, ठीक है, तो जैसे ही 4 सेकेंड होगा, ठीक, तो 4 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचा होगा, यहाँ पे, ठीक है, और उस समय वर्टिकल का वेलोसिटी कितना रहा होगा, तो u sin थीटा था, और उस समय यहाँ पे स्पीड हॉरिजॉन्टल का स्पीड तो vx, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इक्वल टू क्या होता है ux प्लस axt, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना होगा, तो 20 cos थीटा, तो √3/2, ex कितना है, ex कितना आया था 5√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 4 था, ये 10 हो गया, तो ये 30√3 आया, ठीक है, तो उस समय स्पीड आपका 30√3 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरा हो सकता है जल्दबाजी में कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है, लेकिन मामला यही है, आपको क्या करना है, फील्ड आपका रैंडम डायरेक्शन में, तो फील्ड का 2 कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या आएगा QE sin हॉरिजॉन्टल में QE cos थीटा, तो Q दिया हुआ है 2, E दिया हुआ है 50, cos 30 होता है √3/2, QE cos थीटा बाई मास, तो उससे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में आया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, y डायरेक्शन क्या आएगा QE sin θ/m, उससे आ गया, तो आप देख रहे हैं y डायरेक्शन में ऊपर 5 लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ओवरऑल 5 लग रहा है, तो उसके बाद हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट पहले केस का निकाल लिए, 4 सेकंड आया, तो 4 सेकंड में सिंस ये पार्टिकल आगे गया है, तो पार्टिकल का अभी गिरने के बाद इतना इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा v = u + at, तो u आपको दिया होता है 20 मीटर पर सेकंड इनटू cos थीटा की है, तो cos 30 √3/2, और a आपका ये आया 5√3, और टाइम ये है, उससे ये स्पीड आ गया, ठीक है, अब जैसे ही ये बॉल पहली बार टकराएगा, तो टकराने के बाद कोलिजन होगा, कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में स्पीड चेंज होता है, जब भी कोई बॉल से अगर स्पीड u से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद स्पीड क्या होता है ue, तो वर्टिकल में इसका स्पीड पहले कितना था, तो 20 sin 30 यानी 10 मीटर था, तो वर्टिकल में स्पीड पहले कितना था 10 मीटर पर सेकंड, टकराने के तो पहले ये 10 था, और e का वैल्यू क्या है 0.5 है, तो टकराने के बाद क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो यानी सेकंड केस में जब सेकंड प्रोजेक्टाइल करेगा उस समय स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस केस में आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल स्पीड पे डिपेंड करता है, तो सेकंड का टाइम फ्लाइट तो 2u sin थीटा, तो u sin थीटा का वैल्यू कितना है 5 अपॉन g डैश लेंगे, तो g डैश 5 है, तो टाइम कितना है सेकंड 2 सेकंड आया, ठीक है, तो ये टाइम पता चल गया आपको, टाइम पता है, हॉरिजॉन्टल का स्पीड पता है, हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन पता है, तो दूसरे बार में हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस होगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a कितना दिया होता है 5√3 x डायरेक्शन इनटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 60√3, और ये 4/2 2 यानी 10√3, तो ये 70√3 आएगा, तो ये कुछ इस टाइप का आंसर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट लगा, जिनका जो नीट कर रहे हैं उनके लिए इतना जानना नहीं है, एक बार का पूछ भी सकते हैं, तो एक बार का मैं बता दिया था क्लास में, ठीक है, भगवान, चलो अब 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो 16 नंबर में बोला है इधर फोर्स लग रहा है कितना QE, ठीक है, नीचे क्या लग रहा है mg, ठीक है, और
फ्रिक्शन वगैरह है, ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, ठीक है। तो इधर देखेंगे, इधर नॉर्मल लगता है, ठीक है। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या आएगा, इसको बड़ा डायग्राम में बता देता हूं मैं। ठीक है, इधर QE था फोर्स, नीचे mg था, नॉर्मल इस साइड लगता है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। मोशन आपका इस डायरेक्शन में ही होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये थीटा था, तो आपको पता है mg का हमेशा कंपोनेंट नीचे होता है, mg sin थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, QE का कौन सा कंपोनेंट ऊपर जाएगा, QE cos थीटा। mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, तो उधर sin थीटा गया तो इधर cos थीटा आएगा। QE का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, तो ऊपर cos थीटा गया तो इधर sin थीटा आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आप देखिएगा, नॉर्मल पे बैलेंस करेंगे, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा, ठीक है। अब नीचे का फोर्स देखेंगे तो नीचे mg sin थीटा लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और क्या लग रहा है, QE cos थीटा लग रहा है, ठीक है। यही नेट फोर्स है, और तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स n, क्या होता है, म्यू टाइम्स n, तो n का वैल्यू क्या है, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा माइनस QE cos थीटा, ठीक है। सब वैल्यू दिया हुआ है, ये सब वैल्यू पुट कीजिएगा, उससे फोर्स आ गया आपका, ठीक है, उससे फोर्स आ जाएगा, तो ये नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो भी वैल्यू आएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। जैसे ही एक्सेलरेशन आया तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि कितना टाइम में नीचे पहुंचेगा, ठीक है। ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है, कितना टाइम में नीचे पहुंचेगा, तो ये क्वेश्चन में ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा आपका, तो ये h है, तो ये h क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस h कोसेक थीटा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, u 0 है तो सिंपली हाफ एटी स्क्वायर होगा। ये जो वैल्यू निकाले उसको इसमें पुट कर देंगे, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है, उससे टाइम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी मैंने आपको जो भी मैकेनिक्स लगता है वो बता दिया, ठीक है। सिंपल न्यूटन्स लॉ पे फॉर्मूला है ये। चलिए अब काम की बात करें, ठीक है। वो 17 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 17 नंबर, अब सॉरी 16 नंबर, अब 17 नंबर देखेंगे। तो 17 में बोला है कि एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज अंदर एंटर किया, इस टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में भी डिस्कस किया हूं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो सिंस ये चार्ज और ग्रेविटी वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, तो ये चार्ज जब बाहर निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल स्पीड चेंज हो जाएगा। तो वर्टिकल स्पीड निकालेंगे जो, ठीक, तो वर्टिकल स्पीड, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है आपका u, वर्टिकल स्पीड तो y डायरेक्शन का निकालेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में पहले 0 था, इनटू 2, वो एक्सेलरेशन कितना है, QE बाई m, और ये डिस्टेंस मान लो l है, तो इनटू, तो 2as, तो vy क्या आ गया, ठीक है। और यहां से रुक जाओ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जो टर्म में है उस टर्म में आंसर करता हूं, ठीक है। तो देखो सिंस ये डिस्टेंस l है, तो उसको बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l है और हॉरिजॉन्टल स्पीड u है, तो टाइम कितना लगेगा, l बाई u, ये टाइम आ गया। तो इसी टाइम तक वो डिफ्लेक्शन करेगा, तो अब वर्टिकल में स्पीड क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 है, v इक्वल टू u प्लस 80 लगाया हूं मैं, तो ये है टाइम कितना है, l बाई u। तो आप देखिएगा vy जो आ रहा है वो पूरा कांस्टेंट है, उसको c मान लो या कुछ अल्फा मान लो, अल्फा बाई u आ रहा है, और u और हॉरिजॉन्टल का स्पीड क्या है, u है, तो एक स्पीड इधर है और एक स्पीड इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का स्क्वायर होता है, तो u स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर बाई u स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिएगा एक ही ऑप्शन है 4, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब 18th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है और इक्विलिब्रियम में है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये ऐसा। यहाँ पे बैलेंस करेंगे, इसके बॉटम पे टॉर्क बैलेंस करेंगे, इसके बॉटम पे। बॉटम वाला पॉइंट क्यों लिया हूँ, क्योंकि देखिए
और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो था, कुछ और दिया होता, रुक जा। द व्हील इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा और एक mg इधर लगेगा, बाकी नॉर्मल जो होगा इसी पॉइंट से पास हो रहा है, फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, वो भी इसी पॉइंट से हो रहा है, तो इस पॉइंट से सारा फोर्स कैंसिल होगा, ठीक है। अब mg वाला एक कंपोनेंट इधर होता है, क्या होता है, mg sin थीटा, बाकी दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा, mg cos थीटा भी उसी पॉइंट से पास होगा, उसके कारण भी जीरो होगा। सेम लॉजिक से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो फोर्स लगाएगा QE, उसका एक इधर कंपोनेंट होगा QE sin थीटा, ठीक है, और एक इधर कंपोनेंट होगा QE cos थीटा, QE cos थीटा वाला भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, उससे पास होगा, यानी सिर्फ यहाँ पे जो टॉर्क होगा सिर्फ mg sin थीटा के कारण आएगा और QE sin थीटा के कारण आएगा, बाकी सब टॉर्क बॉटम पॉइंट पे जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो बस इन्हीं दोनों का टॉर्क बैलेंस करेंगे। और mg sin थीटा नीचे लग रहा है तो इस टॉर्क से वो घूमेगा किधर, क्लॉकवाइज, QE sin थीटा ऊपर लग रहा है उसकी वजह से किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल करेगा। अब mg sin थीटा जो सेंटर पे mg sin थीटा लग रहा है उसका बेस से डिस्टेंस कितना है, r माइनस साइन, QE sin थीटा किधर लग रहा है, ऊपर, तो उसका बेस से डिस्टेंस कितना है, तो वो डायमीटर है, तो वो कितना होगा 2r, तो QE sin थीटा इंटू 2r, और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो, तो यहाँ से E आ जाएगा mg/2q, क्या निकला, पता नहीं क्या निकला, E निकालना था, तो mg/2q आएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो mg/2, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग कौन सा बचा, 19 नंबर, तो 19 नंबर में तो बैलेंस कर देंगे, ठीक है, इसमें एनर्जी बैलेंस करेंगे। तो देखो अभी ये वर्टिकल में 19 नंबर ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, कुछ देर के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, इस पे सब जगह फोर्स लग रहा है, इस पे सब जगह फोर्स लग रहा है, तो हम लोग सेंटर का फोर्स ले लेंगे, कितना, QE, सेम लॉजिक से पीछे वाले का भी QE, यहाँ पे भी QE, ठीक है, मास में यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, अब देखिएगा ना mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लगता है, mg नीचे लगता है, अब जो QE वाला पॉइंट है, जो इसका जो ये वाला पॉइंट था, वर्टिकल वाला पॉइंट था, वो अब हॉरिजॉन्टल में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, L/2, सेम लॉजिक से पीछे वाला जो पॉइंट था ना वो भी L/2 डिस्टेंस मूव किया, और जो नीचे वाला पॉइंट था वो कितना डिस्टेंस मूव किया, यहाँ पे आ गया, L डिस्टेंस मूव किया, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो QE L/2 प्लस QE L/2 प्लस QE, लेकिन उसका L हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव वर्क डन है क्योंकि फील्ड आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है। अब mg का देखेंगे तो mg पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो कितना ऊपर गया, L/2, ये भी L/2 ही ऊपर गया, तो माइनस mg L/2, दूसरा वाला भी mg L/2, लेकिन तीसरा वाला जो नीचे वाला है वो L डिस्टेंस गया, mg L, और नेट क्या होगा, जीरो, तो उससे बैलेंस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब थोड़ा जेई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है ना 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, सुनाई दे रहा है आप लोग को, हाँ सर, हाँ सर, ठीक ठीक, हाँ सर, ठीक, भगवान यार, चलो रेक्टेंगुलर टैंक है, कुछ तो वेलोसिटी बोल रहा है, ये वाला ये है, ये वाला सब निपटा देते हैं, तो छोटा करो, ठीक है। चलिए कौन सा नंबर था पहले, 20 नंबर ना, 20, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसको भी देखना है जेई से रिलेटेड, जो मैं जेई से रिलेटेड लिखता हूं ना, समझिएगा वो एडवांस टाइप है, बाकी सब जो है वो जेई मेन और नीट से रिलेटेड है, ठीक है ना, बाकी वो जेई से रिलेटेड नहीं भी रहता, उसमें भी कुछ कुछ वो रहता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, एक
बकेट है या एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जो ऊपर से ओपन है, ठीक है। इस ट्रेन पे चार्ज दिया हुआ है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिए E, तो इस ट्रेन पे फोर्स जो लगेगा QE लगेगा, ठीक है। इस ट्रेन का मास पहले से m0 है और इस पे जल घिर रहा है, ठीक है। हर क्या है, हर हर क्या दिया होता है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट द रेट ऑफ n ड्रॉप पर सेकेंड, मास ऑफ इच ड्रॉप m, ठीक है। तो कुछ आगे, हाँ, तो n ड्रॉप्स, हर हर सेकेंड n ड्रॉप्स गिर रहा है और हर ड्रॉप का मास m है, तो एक सेकेंड में कितना मास गिरेगा, तो n ड्रॉप है, यानी अगर मान लो 2 ड्रॉप गिरा और हर ड्रॉप का मास m है, तो 2 ड्रॉप का मास क्या होगा 2m, तो n ड्रॉप गिरा तो n ड्रॉप का टोटल मास क्या होगा mn। और लेकिन ये मास पर सेकेंड है, इतना मास अपॉन सेकेंड है, यानी ये क्या है, कितना रेट से मास चेंज हो रहा है वो है dm/dt, ठीक है। तो जब भी मास, क्योंकि आप इसमें पानी गिरेगा तो सिस्टम का मास चेंज होगा, जब भी सिस्टम का मास चेंज होता है यानी वो वेरिएबल मास सिस्टम में आ गया, वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। तो वेरिएबल मास सिस्टम में कौन सा फोर्स लगता है, एक थ्रस्ट फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स। अब वो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू होता है VR, रिलेटिव वेलोसिटी dm/dt होता है, प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वैसे भी सिस्टम का मास बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पानी जल अंदर गिरेगा गाड़ी में तो सिस्टम का मास बढ़ेगा, तो सिस्टम का मास बढ़ता है तो उसमें प्लस लेते हैं, ठीक है। अब तो रिलेटिव, मान लो कि गिर रहा है इसमें पानी, तो किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t वेलोसिटी v है गाड़ी का और गाड़ी आगे जा रहा है, ठीक है। तो जो बूंद गिर रहा है वो वर्टिकली गिर रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जो मास ऐड हो रहा है उसका स्पीड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो जो मास ऐड हो रहा है उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं है, उसका सिर्फ वर्टिकल स्पीड है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 और कार का मास वेलोसिटी क्या लिए, तो -v, तो रिलेटिव स्पीड आया जो मास ऐड हो रहा है उसका -v। और जब भी मास ऐड होता है या सिस्टम का मास बढ़ता है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये जो लोग मैंने से पढ़े हैं उनको मैं पूरा अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। तो यानी इस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो आगे, रिलेटिव स्पीड आपका v आगे था तो -v का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे, ठीक है। तो पीछे होगा तो इस पे थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, पीछे। चार्ज q है और E है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना क्या है, QE, थ्रस्ट फोर्स Ft, ठीक है। अब यही नेट फोर्स है। पहला पार्ट बोला है टर्मिनल वेलोसिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स 0, याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स 0। और अब थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो VR कितना है, माइनस साइन, डायरेक्शन बताया था, मैग्नीट्यूड लेंगे, और dm/dt क्या है, mn, ये थ्रस्ट फोर्स आ गया, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए QE इक्वल टू Ft होगा, और Ft क्या है, Vmn, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ गया, QE/mn, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना किसी भी क्वेश्चन के लिए एकदम आसान है, नेट फोर्स निकालिए, उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, वही टर्मिनल वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब किसी भी टाइम t पे, अब ये वेलोसिटी तुरंत नहीं आएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा ये वेलोसिटी, अब बहुत देर के बाद ये vt पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ टाइम लगा, तो वो बताना है। तो नेट फोर्स क्या आया था, QE माइनस Ft, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या है, QE माइनस Ft, और Ft क्या है, mn इनटू v था, Ft क्या था, mnv, और a को क्या लिखते हैं, dv/dt इक्वल टू क्या आएगा, QE माइनस mnv, ठीक है। तो dv/QE माइनस mn, और हाँ, और ये जो मास होता है ना, रुक जाओ, ये जो मास है ये सिस्टम का टोटल मास है, हम लोग क्या मान रहे हैं, हाँ, कि पहले इसका मास m0 था, t टाइम के बाद क्या होगा, तो एट t आफ्टर टाइम t, तो पहले m0 था, तो हर सेकंड कितना मास ऐड हो रहा है, mn, तो t सेकंड में कितना ऐड होगा, तो हर सेकंड कितना मास ऐड हो रहा है, mn, तो t टाइम में कितना मास होगा, mnt, तो t टाइम के बाद मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, m0 प्लस mnt हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो मास, ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो आता है वो रेट होता है, इसलिए रेट mn ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आता है मास ऑफ सिस्टम आता है, तो m0 प्लस mnt आएगा, mnt, ठीक है। तो और तो यहाँ पे तो m0 प्लस mnt dv बाई dt इक्वल टू QE माइनस mnv, ठीक है। v वाले से डिवाइड कर देंगे तो QE माइनस mnv इक्वल टू dt। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन, एक जैसा दिखने वाले टर्म को एक साइड करते हैं। अब देखिए नीचे ऊपर में v है, नीचे में भी v है, लेकिन ये लीनियर टर्म है, इस पूरे को v मान लीजिए, तो dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। उसी तरह ये भी लीनियर टर्म है, पहले टाइम 0 था तो उसमें वेलोसिटी 0 था, टाइम t है तो वेलोसिटी v हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा QE माइनस mnv, और अंदर में v अकेला नहीं है, v के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस mn, जो मल्टीप्लाइड होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। और RHS में भी dt बाई टी है, तो वो क्या होगा, log m0 प्लस mnt, और इसमें भी अंदर में t अकेला नहीं है, t के साथ mn मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसमें 0 से v डालेंगे, इसमें 0 से t डालेंगे, आप देखिएगा mn दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डालेंगे तो log QE माइनस mn v, और 0 डालेंगे तो QE आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस साइन, और जब माइनस साइन बाहर रहता है तो वो पावर बन जाता है, और यहाँ पे डालेंगे तो m0 प्लस mnt बाई m0 आएगा, दोनों साइड लॉग है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तो क्या बच रहा है, तो QE बाई mn, QE माइनस mnv इक्वल टू m0 प्लस mnt बाई m0। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में बोला है कि कितना टाइम के बाद वेलोसिटी टर्मिनल के हाफ होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी QE बाई mn है, तो v की जगह क्या डालना है, QE बाई 2mn, उससे t आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रस्ट फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 21 नंबर है, अब यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे दिया हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चालू कर दिया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा किधर, आगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पीछे लगाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल होगा लेकिन टॉर्क कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आप देखिएगा सेंटर के अबाउट देखेंगे तो ऊपर वाला फोर्स जो लग रहा है, तो आप देखिएगा ना ऊपर वाले फोर्स की वजह से रिंग क्लॉकवाइज घूमेगा और नीचे वाले फोर्स की वजह से भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऊपर वाला फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा वही नीचे वाले फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, तो ऊपर वाला फोर्स का टॉर्क निकाल के इंटू 2 कर देंगे तो वही टोटल टॉर्क आएगा, ठीक है। तो अपने को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन टॉर्क लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन का कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जब भी ऐसा रहता है ना हम लोग फ्रिक्शन को आगे मानते हैं, अब रोटेशन में देखेंगे ना तो फ्रिक्शन आगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो तो ऊपर वाले के कारण टॉर्क निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पे इंटीग्रेशन करेंगे, एक छोटा सा एंगल लेंगे डी थीटा, तो डी थीटा पोर्शन में कितना चार्ज होगा, तो ये सब हम लोग किए हुए हैं, तो ऊपर का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो ये लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा होगा, तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा आर डी थीटा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, आगे, ये फोर्स हुआ। अब अपने को ये फोर्स के कारण इस पे टॉर्क निकालना है, तो अब फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये और ये, तो ये थीटा है और ये आर है, तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा, तो यानी फोर्स जो आएगा, फोर्स एफ जो आ रहा है तो क्यू ही होता है, क्यू कितना है, लैम्डा इंटू लेंथ,
तो लैम्डा इंटू ई, क्यू ई, तो टॉर्क क्या होगा, तो लैम्डा आर डी थीटा इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो आर साइन थीटा है, ठीक है, तो ये टॉर्क आ गया। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कहां से कहां तक थीटा वेरी करेगा, 0 से 90, ठीक है, तो लैम्डा आर स्क्वायर ई साइन थीटा के इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, तो उससे क्या आ रहा है, लैम्डा आर स्क्वायर ई ही आएगा, डालिएगा लिमिट वही आएगा। लेकिन ये सिर्फ ऊपर के कारण टॉर्क आया, सेम नीचे के कारण टॉर्क आएगा, आप लोगों को बताया मैं, तो दोनों टॉर्क ऐड कर देंगे तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई आएगा, ठीक है, ई या ई नॉट जो भी दिया हुआ है वो आप लोग समझ लीजिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क की वजह से ये किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज, आप लोग देखिए बताया था मैं आपको, चमका दिया था क्लॉकवाइज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, आई कितना है, एम आर स्क्वायर, और प्योर रोलिंग में अल्फा क्या होता है, ए बाई आर, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया और जो आर बचा वो सब कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, फ्रिक्शन, तो आप देखिएगा एलएचएस में एम ए है, ऊपर भी एम ए इक्वल टू एफ है, तो एम ए की जगह एफ डाल देंगे, तो 2 लैम्डा आर ई माइनस एफ, तो 2f इक्वल टू 2 लैम्डा आर ई, तो यानी f इक्वल टू क्या आया, लैम्डा आर ई, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स आया। और सिंस पॉजिटिव आ रहा है यानी हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वही है, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक। अब कौन सा क्वेश्चन बचा, एक सिंपल पेंडुलम है, लीव द सर्कल, डिग्री पे सर्कल को लीव करना है। ये u यहाँ पे दिए तो ये 60 डिग्री पे लीव कर रहा है, यहाँ पे मान लो u है, नीचे mg लग रहा है, इधर और क्या लगेगा, qe लगेगा, और इधर क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई r लगेगा। सिंस सर्कल को लीव किया है तो टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है, और सब डेटा दिया हुआ है, तो मैं डेटा के टर्म में नहीं पूरा आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग डेटा पुट कर लीजिएगा, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है यहाँ पे लीव कर रहा है सर्कल को लीव करना मतलब टेंशन 0 हो जाना, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये थीटा है तो ये 30 होगा, तो mg cos 30, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इक्वल टू QE cos 60 प्लस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो mg QE थीटा वगैरह पता है तो यहाँ से mv स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी बैलेंस करेंगे यहाँ से और वहां का, तो देखिएगा यहाँ से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लग रहा है, A से B जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ है, इतना ही हुआ है, ठीक है, और A से B जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ है, और लेकिन हॉरिजॉन्टल में फोर्स आपका आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो उसके कारण वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन वर्टिकल में ऊपर जा रहा है लेकिन mg किधर लगता है, नीचे लगता है, तो उसके कारण वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। तो वर्क डन लिखेंगे तो नेट वर्क डन, यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं फॉर्मूला, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे, QE फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये r cos 30 है, सॉरी r cos 60, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, माइनस, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, माइनस mg के कारण वर्क डन लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट, तो ये हाइट r है और ये हाइट क्या है, sin 60 है, तो r प्लस r sin 60, और उल्टा डायरेक्शन में है इसलिए इसको नेगेटिव लिए, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से mv स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो u का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। होप मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे, 2 kg का चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम है, 5 माइनस 2x, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलम है, 2 kg है
और इलेक्ट्रिक फील्ड 5-2x इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक, कुछ ऐसा ही है मेरे ख्याल से। ठीक, 5-2x इंटू 10 2 kg 1 माइक्रो कूलम। अरे बाबा जाना भाई। हाँ ये ऐसा है। अब और एक टावर से फेंक रहे हैं। ये सब क्वेश्चन के सोचना रहता है, ये सब क्वेश्चन एकदम आसान नहीं होता है, थोड़ा सोचना रहता है। एक टावर पे छोड़ दिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे x = 0 मानिए। ठीक है, x = 0, ये इसके रिस्पेक्ट में बात करना, x = 0। ठीक है, अब देखिएगा अगर x = 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा। x = 0 डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। कब तक 0 आएगा, तो ये सॉरी कब तक पॉजिटिव होगा, जब तक x, ये 0 कब होगा 5/2 पे, यानी यहाँ से यहाँ तक 5/2 तक ये x = 5/2, तो x = 5/2 तक ये फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, यानी और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो आगे लगेगा, उसकी वजह से ये ऐसे जाएगा। ग्रेविटी को अभी भूल जाओ, तो ये ऐसे जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जैसे ही 5/2 पे आया तो उस समय फोर्स 0 हो गया। जैसे ही फोर्स 0 होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और लेकिन यहाँ पे रुकेगा तो नहीं, वेलोसिटी आ गया तो वो और आगे जाएगा। जैसे ही x 5/2 से क्रॉस किए इसमें डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो जाएगा। तो यानी इस रीजन में 5/2 से आगे जाइएगा तो वहां पे, तो यहाँ से यहाँ तक में फोर्स पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन जैसे ही इससे क्रॉस करेंगे तो उस समय फोर्स नेगेटिव लगेगा। तो सिंस ये सिमेट्री मोशन है, तो 5/2 मीटर तक वो आगे गया था, तो उसका वेलोसिटी v था, सेम फोर्स अब नेगेटिव में लग रहा है, तो इसको भी 5/2 मीटर आगे जाएगा, तभी उसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, यानी अब इससे आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, और अब यहाँ से अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अब पीछे ही लग रहा है, तो और पीछे ही आएगा, तो मैक्सिमम एक्स डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो मैक्सिमम एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 5 मीटर। देख के भी बता सकते हैं या इसको सॉल्व करके भी। तो QE, तो F = QE होता है, तो 10⁻⁻6 Q है, और ये 5-2x है इंटू 10⁶ है। ठीक, तो उससे आया 5-2x, ये फोर्स आया। तो एक्सेलरेशन 5-2x/2 मास। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो v dv/dx लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल टू 5-2x/2। इंटीग्रेट करेंगे v dv को एक साथ रख के, तो v²/2 आएगा, 5/2x माइनस x²/2 आएगा। ये ऐसा है। लिमिट पहले 0 था, बाद में v हो गया, 0 था v हो गया। ठीक है, तो अब 2 सब जगह कैंसिल कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो v² = 5x माइनस x² आएगा। x कॉमन लेंगे तो 5 - x आएगा, ये v² आ रहा है। ठीक है, तो v कब 0 होगा, तो इसका 2 रूट है, यानी x = 0 पे भी v 0 है और x = 5 पे भी v 0 है। ये मैं पहले भी आपको समझा दिया था मैं। ठीक है, तो ये ऐसा आया, यानी कितना मैक्सिमम वो आगे जाएगा, x का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, तो 5 मीटर। 5 मीटर यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ये टावर हुआ, क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन फोर्स तो पीछे ही लग रहा है, यानी ये पीछे आएगा। और ऐसा ही टाइप का मोशन होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, इसलिए बाकी नीचे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये आएगा। अब बोल रहा है कि सिंस ये 5 मीटर हुआ है, ठीक है 5 मीटर मान लो ये यहाँ पे, लेकिन ग्रेविटी भी तो लग रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा नीचे आ गया होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा, तो ग्रेविटी उतनी ही वजह से डिस्प्लेसमेंट करवाया होगा भाई। तो पहले टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो ये टाइम के लिए आपको थोड़ा सा जटिल काम करना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आया है आपको ये, तो वेलोसिटी आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, आप लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए आप लोग को नहीं पता होगा। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा गणित लगा के ऐसे लिखते हैं। आप लोग अपना ट्राई कीजिएगा घर पे, ये सब थोड़ा मेरे को मैथ्स आता है, ये सब मेरा स्ट्रांग है ये सब। और v टाइम निकालने के लिए v को क्या लिखेंगे, dx/dt, 5/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, x वाले टर्म को नीचे लिखेंगे, dt, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t। हम लोग क्या करेंगे, 0 से 5 मीटर तक देखना है। अब देखो ये 5/2 कांस्टेंट है और ये x का टर्म है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं,
स्क्रीनशॉट ले लूं कि जब भी ऐसा इंटीग्रेशन रहता है, आप लोग जो मैथ्स वाले लोग हैं उनको पढ़ना ही है, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन रहता है ना कि dx by अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह 5/2 है और x की जगह लीनियर टर्म है x माइनस 5/2, और x में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है तो इसमें कोई डिवाइड वगैरह नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 5/2 है अपॉन a 5/2, 0 से 5, और dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। अब अपर लिमिट डालेंगे 5, x की जगह 5 डालेंगे तो 5 माइनस 5/2 क्या आएगा 5/2, 5/2 क्या होगा 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है 90, अपर लिमिट के बाद माइनस साइन, x की जगह 0 डालेंगे 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 बाई 5/2 माइनस 1, साइन इनवर्स माइनस 1 क्या होता है माइनस 5/2। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया पाई, यानी पाई सेकंड में वो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल क्या होगा 5 मीटर, वर्टिकल निकालना है, तो कितना डिस्टेंस कब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो एकदम आधा पे, कितना पे π/2 टाइम पे। ये सब याद रखिएगा, ये सब हम लोग सिमेट्री से बताते हैं। तो ये टाइम आ गया, तो ऐसे इनिशियल में वर्टिकल कोई स्पीड नहीं था, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो हाफ gt स्क्वायर, g कितना होता है 10 इंटू टी स्क्वायर, t कितना है तो ये पाई स्क्वायर, तो 5 पाई स्क्वायर, तो यानी ये y आ गया, और x क्या था 5 था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दोनों का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 पाई का होल स्क्वायर, इससे क्या आया 5 1 प्लस 5/4 का स्क्वायर। चमका आपको, चमका तो चमका, नहीं चमका तो क्या कर सकते हैं, आया सर है आप लोग, है ना? हाँ सर ठीक, चलिए ये हो गया। अब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो टाइम पास, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, पूरा सीट बता दिया, बाप रे बाप, तुम लोग ना यार देख लो यार थोड़ा अपना, मेरे को सीट बनाना रहेगा तो वो तो मैं ही बना दूंगा, बाकी तुम लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ठीक है, 4 वाला बोल रहा है, 4 बोला है, 6 7 बोला है, ठीक है, और 8 9 ग्राफ बोला है। R4R 16, जबकि फॉर्मूला वगैरह सब लिख दिया हूँ कि ये जीपीयूपी का यूज होगा, तभी नहीं बनाते, कैसे लोग सब हैं, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। x इक्वल टू 0 बोल रहा है, q है, सब इक्वल चार्ज है, ये r है, ये 4r है, ये 16r है, ये सब क्वेश्चन सब सारा मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ तो भी नहीं बना पाते, वेरी वेरी डिसग्रेसफुल। देखो बनाना है तो बना ही देंगे, सबके कारण फील्ड अवे आएगा, ठीक है, सबके कारण अवे आएगा, तो सब फील्ड को ऐड कर देंगे डायरेक्शन से में E1 प्लस E2 प्लस E3। और जो मैथ्स वाले लोग होके भी ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, ठीक है, डूब मरिए ये सब। तो पहला वाला क्यूब का ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो KQ/r स्क्वायर, दूसरे वाले क्यूब का कितना है 4r, तो उसका स्क्वायर, ठीक, तीसरे वाले का 16r, ठीक है। तो आप देखिएगा ये ऐसा, यही टर्म रिपीट होगा, और तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। अब इसको बताया था इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a डिवाइडेबल 1 माइनस r, a क्या है आपका KQ/r स्क्वायर, r ये r मतलब आपको लिख भी दिया था, r मतलब a2/a1 मतलब सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है KQ/4r का स्क्वायर होल स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या है KQ/r स्क्वायर, डिवाइड करेंगे ये 1/16 आएगा, यहाँ पे 1/16 लिख देंगे, 1 माइनस 1/16 क्या होता है 15/16, यानी 16/15 KQ/r स्क्वायर। पता नहीं क्या मैं किया हूँ, यही सब फॉर्मूला तो लिख के दिया था, फिर भी आप लोग पूछते हैं, चलिए कोई बताओ, हो जाता है गलती, मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, इतना देर से देखिए। चलिए अब नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से क्वेश्चन 6 बोला था कि ये रिंग है, अब बोला है क्या रिंग का इतना पार्ट निकाल दीजिए, ठीक है, रिंग का इतना पार्ट निकाल दीजिए, तो बचे हुए रिंग के कारण फील्ड सेंटर पे क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग ये इतना पार्ट निकाले हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग को पूरे को कंप्लीट कर दो, सॉरी इस रिंग को पूरा कंप्लीट कर दो, ये रिंग को पूरा कंप्लीट कर दो, ये रिंग को पूरा कंप्लीट कर दिए, यानी इस पे चार्ज ऐड किए, तो क्या करना होगा, थोड़ा चार्ज सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसके कारण भी यहाँ पे फील्ड निकालना है, और इस छोटू के कारण भी यहाँ पे फील्ड निकालना है। अब
सिंस यहाँ पे चार्ज नहीं था तो यहाँ पे ऐड किए हैं, मान लो ये टोटल यहाँ पे ऐड किए हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये कितना ऐड किए हैं तो एक छोटू सा चार्ज ऐड किए -q डैश, तो ये पॉइंट चार्ज है। इस पहले केस में तो रिंग के कारण सेंटर पे फील्ड 0 होता है, इस केस में फील्ड किधर होगा, टुवर्ड द चार्ज होगा, कितना होगा kq डैश बाई r स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो यूनिटरी मेथड से 2 पाई r में q है तो x में कितना चार्ज होगा, तो kq बाई 2 पाई r इंटू x। डेंसिटी कितना है, ये लीनियर डेंसिटी है तो q बाई 2 पाई r, तो डेंसिटी इंटू लेंथ चार्ज होता है अपॉन r स्क्वायर, इससे आ गया kqx बाई 2 पाई r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन को चलिए सिर्फ ग्राफ का क्वेश्चन बचा है, तो उसमें 7th नंबर, 8th नंबर, 10th नंबर भी है। 10th नंबर में ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है 10th नंबर, तो उसके कारण, तो ये तो अभी बताया था मैं स्क्वायर के कारण, इसके कारण यहाँ पे पूछा है, इसको ज्वाइन कर दो तो तीनों के कारण फील्ड पूछा है, तो जो एक के कारण फील्ड आएगा ना, जो एक के कारण फील्ड आएगा इंटू 3 कर देंगे। ये डिस्टेंस a/√3 होता है, ये डिस्टेंस h है, तो यहाँ पे चार्ज q है, तो ऊपर में जो फील्ड होगा कितना होगा, kq बाई r स्क्वायर होता है, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 3 इंटू कॉस थीटा लिखूंगा, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 3 का रूट, ठीक है। तो एक के कारण आया, तो वैसा वैसा 3 है इंटू 3 कर दें, ये 10 नंबर क्वेश्चन का है आंसर। चलिए ग्राफ जो बचा है उसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो उसको थोड़ी देर में देखते हैं, और ये शीट का हम लोग निपटा देते हैं। ये शिफ्ट है क्लॉक वाला क्वेश्चन, क्लॉक 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 क्लॉक, ठीक है। तो ये आपका क्लॉक बना दिया मैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। सेंटर पे फिर पूछ रहा है, कोई भी डिजिट लीजिए, सब पे चार्ज है, सब पे चार्ज है, जितना डिजिट है उतना चार्ज है, सबके कारण सेंटर पे फील्ड पूछ रहा है, तो सिंस सबके कारण डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, ठीक है। तो सिर्फ 12 के कारण देखेंगे तो वो नीचे होगा, कितना होगा 12e, तो 6 के कारण कितना होगा 6e ऊपर, तो 12e और 6e कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 6e बचेगा, किधर बचेगा, नीचे 6e बचेगा, वो किधर बचेगा, नीचे 6e और जगह आएगा तो उसको e ही मान रहा हूं मैं, यहाँ पे e जो है वो 6e है, यानी 6kq बाई r स्क्वायर है, और r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, 6e को मैं e मान रहा हूँ, ठीक है ना, 12 माइनस 6 आया था उसको e मान रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी के लिए ये सेम लॉजिक से 1 और 8, तो 8 के कारण ऊपर आएगा 8e, सॉरी उल्टा 1 और 8 नहीं आएगा, रुक जाओ, ये उल्टा थोड़ा ओरिएंटेशन गड़बड़ हो गया, इसलिए थोड़ा ये 2 के सामने वाला होगा, ये 7 का पोजीशन गड़बड़ बना दिया था, अरे यार ये 7 यहाँ पे आएगा, हाँ तो ये 7 आएगा, 1 के सामने वाला 7, यहाँ पे 7 ही आएगा, और 1 के सामने जो जाएगा वो e जाएगा, तो 7 में से e जाएगा तो 6e बचेगा, और आपको बताया मैं 6, और e 6 को ही e लिया मैं, ठीक है, तो यही आ गया। सेम लॉजिक से सबका करेंगे, ये भी e आएगा, ये भी e आएगा, ये भी e आएगा, ये भी e आएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है पूरा घड़ी में कितना एंगल होता है 360, तो 12 घंटा मिला के 360 है, तो 1 घंटा 1 आवर में कितना एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। और जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं, जब भी दो वेक्टर मान लो इक्वल है, तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करता है, एंगल बाइसेक्टर में, और अगर इन दोनों के बीच एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2, तो cos 60 हाफ होता है, हाफ से 2 कैंसिल होगा, तो याद रखेगा जब भी दो वेक्टर f और f है इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट 60 पे लाई करेगा, और उनका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड f ही होगा, यानी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ two equal vector is equal to magnitude of any vector, the angle between the two vector is 120, मतलब दो इक्वल वेक्टर के बीच में 120 है, तो रिजल्टेंट भी इक्वल ही मैग्नीट्यूड का होगा। अब देखो
तो 1 घंटा में 30 डिग्री होता है। तो अब हम लोग देखो, 2 बजे और 6 बजे का, तो 2 से 6 बजने में कितना घंटा लगा? 4। तो 2 बजे से 6 बजे के बीच 4 घंटा लगा, यानी कितना एंगल होगा? 120। तो 120 का रिजल्टेंट कितना होता है? कहाँ आता है? 60 पे। 60 मतलब 2 घंटे का डिफरेंस। तो 2 से 2 घंटे चले जाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, 2 बजे का रिजल्टेंट और 6 बजे का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? 4 बजे। यानी आपका 4 बजे पे एक ई ऑलरेडी था, 4 बजे पे एक ई ऑलरेडी था, और 2 और 4 की वजह से भी एक और ई आ गया। ठीक है, ये ऐसा है। अब 1 और 5 का देखेंगे। 1 और 5, तो 1 से 5 बजे तक 4 घंटा हुआ, तो उसमें भी 120 डिग्री है। ठीक है, तो 120 डिग्री है, तो उसमें भी रिजल्टेंट ई आएगा। और किधर आएगा? इन दोनों के बीच में। तो 1 और 5 के बीच का रिजल्टेंट किधर आएगा? 3 आएगा। तो 3 में ऑलरेडी ई था, तो एक और ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये वाला का काम हो गया। 1 और 6 का काम हो गया, इसका काम हो गया। ठीक है, और 2 और 6 का काम हुआ, और 1 और 5 का ये काम हो गया। तो 1 और 5 का जो रिजल्टेंट 3 में आया, 2 और 6 का रिजल्टेंट 4 में आया। तो उसमें पहले से ई था, एक और ई आ गया। तो आप देख रहे हैं, यानी 2e और 2e वो 3 और 4 के बीच का है। तो जब भी इक्वल वेक्टर रहता है तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करता है? एंगल बाइसेक्टर पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा 3 और 4 का, वो एकदम बीच में आएगा। यानी आंसर जो होगा 2 मतलब इसी का रिजल्टेंट होगा, वो किधर होगा? 3 बजे का रिजल्टेंट होगा। ये आपका इसका 3:30 बजे का डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें सिंपल सा वेक्टर यूज किया, कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, देख के ही आंसर बताना है। चलिए, अब हम लोग ग्राफ का देखें। कुछ लोगों को ग्राफ में प्रॉब्लम था, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो हाँ, पहला 7 माइनस क्यू, 2 निगेटिव चार्ज माइनस क्यू माइनस 4 क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस 4 क्यू, फिर माइनस क्यू प्लस 4 क्यू, फिर क्यू और माइनस क्यू। ये ऐसा है। ठीक, तो इन तीनों का ग्राफ बता देता हूँ मैं। तो पहले माइनस क्यू और माइनस 4 क्यू का देख लेंगे। माइनस क्यू माइनस 4 क्यू, तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा होगा। अब जब भी सेम नेचर का चार्ज होता है, फील्ड कहाँ होता है? बीच में 0 होता है, और छोटे चार्ज के कारण यहाँ पे होगा। ठीक है, बहुत दूर में रहेगा फील्ड, बहुत दूर में दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के कारण फील्ड 0 होगा। लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो इसके कारण फील्ड चार्ज के टुवर्ड्स होगा। तो सिंस राइट डायरेक्शन में है, तो 0 तो होगा, लेकिन पॉजिटिव 0 होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, सेम लॉजिक से अगर सबसे राइट में चले जाते हैं, तो यहाँ पे फील्ड दोनों नेगेटिव चार्ज के कारण राइट में होगा फील्ड, तो 0 तो होगा, लेकिन लेफ्ट में है, तो वो लेफ्ट मतलब नेगेटिव 0, तो वो यहाँ होगा। अब एकदम पास का पॉइंट लेते हैं। तो अगर पास का पॉइंट लेते हैं, तो पास में अगर रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड। और एकदम पास में लेते हैं, तो दूसरा चार्ज को फाइनाइट होने की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे फील्ड इसके तरफ है, चार्ज की तरफ है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। एक साइड नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो एक साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। सिंस ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो जो इसका नेचर होगा वही उसका भी नेचर था, तो ये ऐसा होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये ऐसा ना भाई। अब दूसरा ग्राफ, एक -4 क्यू है, -क्यू और 4 क्यू। तो इन दोनों के कारण
जब भी अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो कहाँ पे जीरो होता है, बाहर में। कहाँ पे, बाहर में, तो इसके पास, नेगेटिव चार्ज वाले के पास, जो छोटा चार्ज है, ठीक है। अब तो इन दोनों के बीच में जीरो नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। पहले इन दोनों के बीच का निपटा दें। तो इस नेगेटिव वाले चार्ज के राइट में देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड चार्ज की तरफ होगा, लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। वहीं पे पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में लेफ्ट पॉइंट पे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट पॉइंट लेफ्ट में, तो फील्ड अवे होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये भी ऐसा होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, तो ऐसे सीधा नहीं होता है, ये ऐसा रहता है, कर्व स्मूथ रहता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो राइट डायरेक्शन में ऐसा होगा। उसी तरह नेगेटिव चार्ज के राइट डायरेक्शन में नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसा होगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी वाले का पॉइंट देख लें, ठीक, तो यहाँ पे तो आप देखिए बहुत दूर चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k⁴/r² होता है, तो बहुत दूर चले गए, तो दोनों चार्ज के लिए डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यानी दोनों चार्ज के लिए डिस्टेंस सेम है, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज होगा, यानी उस चार्ज का फील्ड डोमिनेट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बहुत दूर पे नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगा, राइट में होगा, नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगा, ठीक है। तो अपने को कौन सा लेना है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर में डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो फील्ड डोमिनेटिंग होगा। तो मैग्नीट्यूड प्लस वाले का ज्यादा है, तो यानी उसका फील्ड डोमिनेटिंग है, और उसका फील्ड किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी जीरो जो होगा लेफ्ट डायरेक्शन वाला होगा, इसलिए नेगेटिव जीरो, तो यहाँ पे, ठीक है। सेम लॉजिक से जब यहाँ पे लगाएंगे सबसे राइट मोस्ट में, सेम लॉजिक, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड टुवर्ड्स होगा, और चार्ज फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाला डोमिनेटिंग है, तो पॉजिटिव वाला आगे है, तो फील्ड ऊपर की तरफ होगा, यानी पॉजिटिव जीरो होगा, ठीक है। तो हो गया, बन गया सब पॉइंट। अब ज्वाइन कर दो, तो इसको ज्वाइन किए, अब इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, ये यानी ये नीचे होगा, ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी पे डिस्टेंस सेम हो जाता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। क्या Q और माइनस Q, Q और माइनस Q ये था क्या, जो भी था, ये Q और मेरे ख्याल से प्लस Q था, ठीक है। तो इस केस में बीच में होगा, दूर पे दोनों के कारण फील्ड अवे होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, इसके कारण यहाँ पे राइट डायरेक्शन होगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके कारण यहाँ राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूर पे ऐसा होगा, इसके कारण ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। और एक मिनट, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन में नहीं था मेरे ख्याल से, और मैं आपको आंसर इसका बताया था, ये Q है माइनस Q, ठीक है। Q और माइनस Q में जब भी सेम नेचर अपोजिट नेचर चार्ज होता है, तो फील्ड बाहर में जीरो होता है, या तो लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड बाई दोनों सेम है, तो कहीं नहीं जीरो होगा, तो इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस केस में हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो इस केस में हम लोग तो ये इसके बगल में लेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इधर, इसके लेफ्ट में लेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी, सॉरी इधर नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ऐसा होगा, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तो दूसरे तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस लेते हैं, बहुत दूर पॉइंट लिए हैं, सिंस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, E इक्वल टू क्या होगा, k⁴/r² होगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के लिए, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। हाँ बहुत दूर डिस्टेंस है, देखिए पिछले केस में बहुत दूर डिस्टेंस था तो रफली सेम है, लेकिन यहाँ पे चार्ज सेम है तो बहुत दूर डिस्टेंस होगा, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। पॉजिटिव Q के कारण डिस्टेंस कम है, तो उसका फील्ड डोमिनेटिंग होगा, तो ये फील्ड E1 इधर होगा, और नेगेटिव के कारण इधर होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला के लिए डिस्टेंस कम है, तो वो डोमिनेटिंग होगा, तो नेट फील्ड इधर होगा, तो नेगेटिव जीरो। सेम लॉजिक से यहाँ पे देखेंगे, तो इसके लिए डिस्टेंस कम है, जिस पे भी नेगेटिव जीरो, तो यहाँ पे ऐसा होगा, ये सब, ठीक है। चलिए ये सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया, जो लोग हैं सुनिए, ठीक है। सब लोग सुन लिए ना? यस सर। हाँ सर।
ठीक है, हाँ कट सर। लीजिए अब आप लोग। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों। सर 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 चले गए। जल्दी कट लिए। अमन, ओए अमन, क्या? केमिस्ट्री क्लास में किसे करेगा? अरे भाई कहाँ चल दिया?